हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसके कॉजेज क्या हैं तथा इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तथा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जिसे कि वैश्विक तापन भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि या भूमि की सतह के औसत तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर में होने वाले टेम्परेचर में वृद्धि या अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं उसके वृद्धि को कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण वेदर में बहुत सारे अनसर्टेन चेंजेज आते हैं, जैसे कि बारिश ना होना, सूखा पड़ना या आवश्यकता से अधिक बारिश होना। ये सारे चेंजेस देखने को मिलता है और जिसका कि इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है मनुष्यों पर, साथ ही साथ अन्य जीवों पर, और मनुष्य जीवों के साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि वैश्विक तापमान का ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, बट इसके जो मेन कॉजेज हैं वो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, वनों का अंधाधुंध कटाई, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, आवश्यकता से अधिक आधुनिकीकरण, जनसंख्या विस्फोट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा होती है जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं तो इससे तापमान में भी आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने लगता है, जिसके कारण कि मौसम और पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट कॉज है वनों की अंधाधुंध कटाई। तो वनों की अंधाधुंध कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, क्योंकि वनों के कटाव से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। हम सभी को पता है कि पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें मिलता है, वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। जब वनों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगा ही, और ऑक्सीजन की कमी के साथ ही साथ हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हमारे वातावरण में बढ़ रहा है, जिसके इन सारे गैसों का बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा वनों की कटाई से वेदर भी चेंजेज होने लगते हैं। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है पॉल्यूशन के कारण, और जो इन्वायरमेंट या हमारा एटमॉस्फेयर होता है पॉल्यूशन के कारण अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिससे कि वेदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट कॉज है मशीनीकरण, आवश्यकता से अधिक मशीनीकरण। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। कैसे? तो आवश्यकता से अधिक मशीनीकरण, तकनीकीकरण के कारण हम लोग को बहुत सारे इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिससे कि उनके फैक्ट्रियों, कारखानों से बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं और साथ ही साथ अनबैलेंस्ड कर देते हैं, जिससे कि वायुमंडल का तापमान में भी वृद्धि होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये सारे कॉजेज थे ग्लोबल वार्मिंग के। जनसंख्या वृद्धि भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि से कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया है और जनसंख्या वृद्धि के कारण रिसोर्सेज कम हुए हैं। मानव के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाने लगा है, जिससे न केवल नेचर्स को बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं सारी समस्याओं में से एक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न हो रही है। हमने अभी तक देखा ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ग्लेशियर का पिघलना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर का पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जलवायु में परिवर्तन होने लगता है, तूफानों में वृद्धि होने लगती है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, कृषि पर प्रभाव होता है,
जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, वेदर में चेंजेज आते हैं, बारिश टाइम पर नहीं होता है या आवश्यकता से अधिक बारिश होने लगता है, सूखा पड़ने लगता है, तो इस सब का इफेक्ट कृषि पर भी पड़ता है। बार-बार जंगलों में आग लगना, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे बार-बार जंगलों में आग लगने की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ये हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसी के कारण अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर काम नहीं करता तो फिर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता, माइनस में चला जाता है, ऑलमोस्ट -15 के करीब। तो इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इसी के कारण जीवन संभव हो पाया है अर्थ पर। हम इसको एक इस पिक्चर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं होता ये सन का लाइट है और पृथ्वी पे आता है, सारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये सन है और ये हमारा पृथ्वी है। तो सन से जो लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट, कुछ लाइट्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ये स्पेस में चला जाता है। फिर जो कुछ लाइट्स हैं वो जो सरफेस पे आती हैं, ये देखिए ये लाइट जो सरफेस पे आ रही हैं, ऐसा नहीं कि वो सरफेस पे आने वाली सभी लाइट्स को सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। इनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सरफेस के द्वारा और कुछ को सरफेस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ये देखिए ये सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है और ये लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है। और इस रिफ्लेक्ट लाइट्स में से कुछ जो लाइट्स होते हैं वो बैक चले जाते हैं स्पेस में और कुछ है जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इसी के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन रहता है। बट जो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी है, इससे भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ये सारे गैसेस ह्यूमन एक्टिविटी से भी रिलीज होती हैं और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही जाती हैं, यहीं पे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जब ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज ग्रीन हाउस गैसें और ये ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और यही हार्मफुल हो जाता है, यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः परावर्तित होकर स्पेस में चला जाता है और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर फिगर में ये बोल क्या रहा है कि ये जो 30% होता है ये रिटर्न हो जाता है। ये रिटर्न जो होता है ये 30% होता है और ये जो 20% होता है इसको एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर इसे ऊष्मा में परावर्तित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म रखने में मदद करती है। और पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं। पृथ्वी के वातावरण में जो कुछ खास गैसें होती हैं वो ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं और इन्हीं गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेज। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।